क्लास 9 साइंस का चैप्टर है 1, जिसका चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी मैटर्स इन और सराउंडिंग से संबंधित पाठ से दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप लोग के सामने सरल और स्पष्ट शब्दों में बताने जा रहा हूँ। हमारे इन प्रयासों से यदि आप लोग को कुछ फ़ायदा और सही जानकारी मिलती हो तो कृपया हमें लाइक करके हमारे उत्साह को बढ़ाने में मदद करेंगे। अब चलते हैं सवाल पर। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वाय, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, सील, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। इसका उत्तर होगा कुर्सी, वाय, बादाम और नींबू, पानी पदार्थ के उदाहरण है, क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। दूसरा सवाल आता है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। इसका उत्तर होगा आपका गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है। अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? उत्तर, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसे पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। पहला, पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा इसका होगा, जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। अब अगला क्वेश्चन, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? उत्तर, पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, जो निम्नलिखित है। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। चौथा, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। कोष्टक में घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपान आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वाय, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। इसका आंसर, घनत्व बढ़ते हुए क्रम में वाय, दूसरा चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चाक, लोहा, ये सब घनत्व बढ़ते हुए क्रम में बताए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। फिर बी क्वेश्चन में निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, स्पंदित या तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। उत्तर, पहले का, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुण में अंतर को निम्न सारणी में दर्शाया गया है। इसको हेडिंग में आप लिख लेंगे। इसके बाद इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला गुण, जिसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठोस, सॉलिड। तीसरा लिक्विड, द्रव। चौथा गैस। 4 भागों में इसको वर्गीकृत कर दिए। उसमें पहला आकार, गुण के सामने पहला लिखेंगे आकार। ठोस में निश्चित आकार का स्पर्श सीमा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे तो कोई निश्चित आकार नहीं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसका आकार ले लेते हैं, ये आपका द्रव में हो जाएगा। और गैस में लिखेंगे कोई निश्चित आकार नहीं। दूसरा आयतन, ठोस में इसको लिखेंगे निश्चित आयतन होता है, द्रव्य में निश्चित आयतन, गैस में कोई निश्चित आयतन नहीं।
या जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार एवं आयतन ले लेती है। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, दृढ़ता तरलता। ये गुण में आ गया। ठोस में लिखेंगे ये दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं। द्रव्य, ये दृढ़ नहीं होते बल्कि तरल होते हैं तथा बह सकते हैं। गैस में यह बह नहीं सकते। इसी तरह अगला गुण में लिखेंगे कणों की स्थिति। ठोस में लिखेंगे कण बहुत पास पास। द्रव में कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान। और गैस में कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान अर्थात ठोस और द्रव दोनों से ज़्यादा। इसके बाद संपीड्यता, जिसको इंग्लिश में लिखना रहेगा तो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी COMPRESSIBILITY। इसका ठोस में लिखेंगे नगण्य, द्रव में लिखेंगे संपिंडनीय और गैस में अत्यधिक संपिंडनीय यानी हाई कंप्रेसिबल। लास्ट एक और लिख देते हैं गुण में विसरण। ठोस में एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता। द्रव में इसको लिखेंगे द्रव्यों में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है। और गैस में लिखेंगे गैसों का अन्य गैसों के साथ विसरण तीव्रता के साथ होता है। बी क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित गुणों पर टिप्पणी। पहला, दृढ़ता यानी रिजिडिटी, RIGIDITY, रिजिडिटी। पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए दृढ़ होते हैं। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट, संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, COMPRESSIBILITY। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। बाह्य दबाव के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। द्रव्य तथा गैस संपीडनीय होते हैं। गैसें सर्वाधिक संपीडित की जा सकती है। ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है, इसलिए इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है। तीसरा आ रहा है तरलता, फ्लूइडिटी। पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव्य तथा गैस बहती है, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं होते, सभी दिशाओं में बह सकती है। गैसों की तरलता द्रव्यों से अधिक होती है क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बर्तन में गैस का भरना। ये हेडिंग है आपका। किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतराणविक बल के कारण होता है। नेक्स्ट, आकार, शेप। ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतराणविक बल होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव्य तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट हेडिंग, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, KINETIC ENERGY, काइनेटिक एनर्जी। पदार्थ के कण की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव्य में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। घनत्व, डेंसिटी, हेडिंग होंगे आपका। किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान अपान आयतन। अगर इसको शॉर्टकट इंग्लिश में लिखेंगे तो D = M/V।
ठोस, द्रव्य, गैस। अधिकतम हो गया ठोस, उससे छोटा द्रव्य और न्यूनतम आ गया गैस, घनत्व बढ़ते हुए क्रम में। तीसरा क्वेश्चन अब हमारे कारण बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का। इसमें इस प्रश्न में 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं। ए, पहला, गैस पूरी तरह बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। दूसरा, बी में दिया है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। सी, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। डी, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। उत्तर में आते हैं, ए का आंसर जो कि दिया है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। इसका आंसर है, गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकी है तथा जिस बर्तन में रखी जाती है उसी पूरी तरह भर देती है। बी क्वेश्चन जो दिया है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, उसका आंसर है, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। इस कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब चलते हैं सी क्वेश्चन जो कि दिया है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित है, इसकी सीमाएं स्पष्ट है तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते तथा बहते नहीं। ये सभी गुण यह दर्शाते हैं कि लकड़ी की मेज एक ठोस पदार्थ है। डी क्वेश्चन दिया है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान अर्थात कण बहुत दूर दूर होते हैं तथा कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम यानी नगण्य होता है, इसलिए बहुत कम बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं। जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण बिल्कुल पास पास बंधे होते हैं यानी क्लोज पैकेट होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है, जैसा कि कराटे में दक्ष लोग ही करते हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़ों को जल में घिरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। इसका आंसर हो जाएगा, बर्फ पानी के जमने से बनती है जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते हैं। यह पिंजरे की तरह संरचना बना लेती है जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है, अतः बर्फ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। 2 प्रकार के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ए दिया है 300K और बी 573K यानी केल्विन। आंसर इसका हो जाएगा, केल्विन में तापमान इक्वल टू 300K 300K। शॉर्ट फॉर्म में टी ब्रैकेट में के करके लिखेंगे इक्वल टू टी इन ब्रैकेट सी ब्रैकेट क्लोज प्लस 2733 2733। 300K इक्वल टू स्मॉल टी इन ब्रैकेट सी ब्रैकेट क्लोज प्लस 273। सेल्सियस में तापमान T इन ब्रैकेट सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 300 माइनस 273 यानी 300 माइनस 273 इक्वल टू 27 ए का हो गया। अब बी का फार्मूला वही रहेगा, T इन ब्रैकेट के ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू टी स्मॉल टी
इन ब्रैकेट सी ब्रैकेट क्लोज प्लस 273, 573 इक्वल टू टी इन ब्रैकेट सी ब्रैकेट क्लोज प्लस 273। सेल्सियस में तापमान टी इन ब्रैकेट सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 573 माइनस 273 इक्वल टू 300 सी सेल्सियस। ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, 250 सेल्सियस और बी में 100 सेल्सियस यानी सी। पहले का आंसर हो जाएगा 250 का। हमें ज्ञात है कि जल का क्वथनांक 100 सेल्सियस होता है तथा 250 सेल्सियस सी जो कि क्वथनांक से काफ़ी उच्च ताप है, अतः इस ताप पर जल गैसीय अवस्था यानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाएगा। बी का दिया है 100 सेल्सियस। द्रवी तथा गैसीय अवस्था दोनों, क्योंकि 100 सेल्सियस पर जल उबलकर भाप में बदलने लगता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। इसका आंसर सिंपल शब्दों में आपको बताया जा रहा है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा यानी इसको हम गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। ऐसे क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिलता होगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ये हमारे जीवनचर्या से जुड़ा हुआ है। गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। इसका आंसर है, गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी आर्द्रता कम होती है तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। इसका आपका उत्तर होगा, घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र, जिसको इंग्लिश में पोर्स भी बोलते हैं, जिनसे पानी बाहर रिसता है तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इस तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। चूँकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसलिए मटके का जल यानी घड़े का जल ठंडा हो जाता है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस उत्तर से आप संतुष्ट हो जाएंगे। आपको संक्षिप्त और स्पष्ट जो है शब्दों में इसका हम उत्तर बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारे हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। इसका आंसर है, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारे हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह को क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा, वाष्पीकरण उतनी जल्दी होता है, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। अगला क्वेश्चन,
गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं जिसमें पसीना यानी स्वेट अवशोषित हो जाते हैं और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है। लास्ट में जो बुक में दिया है सॉल्व क्वेश्चन, उसका भी आंसर आपको हम बताने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तन करें। ए आ रहा है। इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन है। ए है 293 के, बी 470 के। पहले का आंसर है केल्विन में तापमान इक्वल टू सेल्सियस में तापमान प्लस 273। 293 प्लस सेल्सियस में तापमान प्लस 273 ग्रेटर देन सेल्सियस में तापमान इक्वल टू 293 माइनस 273 इक्वल टू 20 सी। बी क्वेश्चन आ रहा है, इसी प्रकार सेल्सियस में तापमान इक्वल टू 470 माइनस 273 इक्वल टू 197 सी। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। इसमें भी दो प्रकार के प्रश्न हैं। ए में 25 सी और बी 373 सी। इसका उत्तर होगा ए का टी इन ब्रैकेट के ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू टी इन ब्रैकेट सी ब्रैकेट क्लोज प्लस 273। टी इक्वल टू 25 प्लस 273 इक्वल टू 298 के, 298 के। और दूसरा बी का क्वेश्चन है, टी इन ब्रैकेट के ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू टी इन ब्रैकेट सी ब्रैकेट क्लोज प्लस 273। टी इन ब्रैकेट के ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 373 प्लस 273 इक्वल टू बराबर 646 के। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखे। इसमें भी दो क्वेश्चन आ रहा है। पहला ए, नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। बी क्वेश्चन में दे रहा है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। एक क्वेश्चन का आंसर होगा, नेपथलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। बी क्वेश्चन का आंसर होगा, इत्र एक वाष्पशील द्रव्य होता है जो तेजी से वाष्प मतलब वेपर्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं VAPOURS, में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास तक पहुंच जाती है। इसमें अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। इसमें तीन प्रकार के दिया है। ए में जल, बी चीनी, सी ऑक्सीजन। उत्तर ऑक्सीजन, जल, चीनी। पहला ऑक्सीजन, दूसरा जल, तीसरा चीनी। कारण, ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव्य जैसे जल में गैसों से अधिक तथा ठोस चीनी, ठोस मतलब चीनी में कणों के बीच सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। इसमें भी तीन क्वेश्चन है। ए बी सी। ए में 25 सी, बी में 0 सी और सी में 100 सी। पहले का है उत्तर ए में पहला 25 सी पर जल द्रव अवस्था में होता है। बी 0 सेल्सियस यानी 0 सी पे जल ठोस, बर्फ अवस्था तथा द्रवीय अवस्था दोनों में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट तथा बर्फ का गलनांक, इसको इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट, दोनों 0 सेल्सियस पे होता है।
तीसरा सी 100, 100। सी पर द्रव्य अवस्था यानी उबलना या गैसीय अवस्था यानी वाष्पन दोनों संभव हो सकता है, क्योंकि 100 सेल्सियस पे जल का क्वथनांक है तथा 100 सेल्सियस पर जल वाष्प में भी परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन, पुष्ट हेतु कारण दे। जल कमरे के ताप पर द्रव्य है, पहला है। इसका आंसर है जल कमरे के ताप पर द्रव्य है, क्योंकि इसका हिमांक 0 सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 सेल्सियस है। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं, इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। बस यहीं पे हम अपना क्वेश्चन को ख़त्म करने जा रहे हैं।